हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक स्टडी वन। सो गाइस, आज आपका चैप्टर है बीएमडब्ल्यू का और बीएमसी का, जिसका नाम है साफ्ट कॉलर, क्रैंक और उत्केंद्रक। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं तो साफ्ट के बारे में। और साफ्ट मेनली आप सभी समझते होंगे साफ्ट होती क्या है, कहाँ पर यूज होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिखना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम के पर्पज़ से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है कि साफ्ट मृदु इस्पात एवं कार्बन स्टील या मिश्र धातुओं की बनी होती है। ओके, ये आपको भी पता है। शाफ्ट किसी भी मशीन के एक अंग से दूसरे पार्ट्स तक, मतलब अंग को क्या बोलते हैं, पार्ट्स, दूसरे पार्ट तक शक्ति को पारित करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए यहाँ पर शाफ्ट मेनली यूज करते हैं। तो सामान्यतः यह बेलनाकार आकृति की होती है तथा कभी कभी क्या होता है आवश्यकता अनुसार जैसी हमारी नीड होगी। और नीड कैसी होगी, जैसे कि इंजन में स्थान के ऊपर ये डिपेंड करेगा। जैसा भी कहीं भी मशीन में जितनी भी पोजीशंस होगी उस शाफ्ट के लिए, उस पर डिपेंड करेगा। इसके अन्य अनुप्रस्थ काट का भी बनाया जाता है इसे। ठीक है, तो शाफ्टें खोखली, ठीक, शाफ्टें खोखली एवं ठोस दोनों प्रकार की होती हैं। देखो यहाँ पर मैंने आपको दो शाफ्ट यहाँ पर चित्र में दिखाई हैं। पहली शाफ्ट है सिंपल शाफ्ट। तो इस प्रकार की जो शाफ्ट होती है वो क्या होती है, सिंपल शाफ्ट होती है। ओके, इसे हम सिंपल शाफ्ट बोल सकते हैं। ये खोखली एवं ठोस दोनों प्रकार की हो सकती है। अब देखो यहाँ पर दूसरी है पेड़ीदार शाफ्ट, जिसे स्टेप शाफ्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या हो सकता है, इसका प्रयोग जब करते हैं जैसे कि यहाँ पर हमें बियरिंग लगाना है और इससे ऊपर ऊंचाई पर हमें दूसरा बियरिंग लगाना है, तब हम इस वाली शाफ्ट का मेनली यूज करते हैं। ओके, तो हम इसे बोलेंगे पेड़ीदार शाफ्ट। अब देखते हैं शाफ्टों का वर्गीकरण। तो शाफ्टों को निम्न आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला है शाफ्टों को कार्य के आधार पर। तो शाफ्टों को कार्य के आधार पर शाफ्ट कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती हैं। ठीक, सबसे पहली होती है क्या, पारेषण शाफ्ट। ओके, नंबर दूसरी होती है मशीन शाफ्ट, नंबर तीसरी स्पिंडल शाफ्ट बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है अनुप्रस्थ काट के आधार पर। अनुप्रस्थ काट मतलब जो उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, उसके आधार पर। तो यहाँ पर ठोस शाफ्ट, खोखली शाफ्ट। ओके, दो प्रकार की होगी। नंबर तीन है प्रयोगों के आधार पर। प्रयोगों के आधार पर इंजन शाफ्ट है पहली, दूसरी है टरबाइन शाफ्ट, तीसरी है मोटर शाफ्ट। ओके, नेक्स्ट है दृढ़ता के आधार पर। दृढ़ता के आधार पर कौन सी होती है, एक दृढ़ शाफ्ट, ठीक है, और दूसरी है लचीली शाफ्ट। और नेक्स्ट है आपकी अक्ष की स्थिति के आधार पर। ठीक, तो पहली है इसमें सीधी शाफ्ट, दूसरी है क्रैंक शाफ्ट। ओके, ये आपकी क्लासिफिकेशन अगर परीक्षा में पूछा जाता है बोर्ड में, तो इस प्रकार से आपको क्लासीफाई करना है शाफ्टों का। ओके, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला नेक्स्ट है आपका कॉलर। कॉलर क्या होता है, ओके, और कॉलर का यूज कहाँ होता है, ये सब चीज़ इस पर डिस्कस करेंगे। तो कॉलर क्या होता है, कॉलर एक छल्ले के आकार का अंग होता है, एक तरीके से पार्ट होता है। इसका जो मेनली यूज होता है वो कहाँ किया जाता है, वो यूज किया जाता है जैसा कि शाफ्ट पर अच्छे बल को सहारने के लिए। जैसा कि यहाँ पर एक शाफ्ट है, आपको डायग्राम में दिख रही है, ये कोई ब्लॉक है, दोनों ऊपर और नीचे। ठीक है, ऊपर नीचे आपका ब्लॉक है। अब इसके बाद ये जो साइड में है जो शाफ्ट को रोकती हैं, ठीक है, अच्छे लग रहा है इधर की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो रोकती हैं ये इनके साइड में जो लगा होता है ये होता है आपका कॉलर। ओके, ये आपका कॉलर हो गया। ठीक, तो इसे क्या कहेंगे हम, कॉलर। जब किसी घूमती हुई शाफ्ट पर अक्षीय बल या दाब बल लगता है तो उस अक्षीय बल को सहारने के लिए, ठीक है, इधर की ओर क्या लगेगा, अक्षीय बल या दाब बल लगेगा। ठीक है, उसे अक्षीय बल को सहारने के लिए एक या अधिक बेयरिंग की आवश्यकता पड़ती है। जिन सतहों पर अक्षीय बलों को सहारा जाता है वे सतह समांतर शाफ्ट की अक्ष के ये इसके लंबवत होंगी। ओके, इसके लंबवत होंगी। नेक्स्ट है आपका टॉपिक क्रैंक। क्रैंक कहाँ होती है यूज, ठीक है, क्रैंक का यूज जो करते हैं हम वो मेनली इंजन में करते हैं। ठीक है, तो विभिन्न मशीनों और डिवाइस में रेसिप्रोकेटिंग मोशन को इसे हिंदी में बोल सकते हैं पश्चाग्र गति। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्या होती है वो चीज़ मैं आपको बताऊं। जैसे कि आपने कोई पिचकारी देखी होगी, ठीक है, उसमें जो एक बाहर की तरफ एक अंग निकला होता है जिसे हम हाथ के द्वारा खींचते हैं। ठीक है, ये भीतर का पार्ट आपका एक पिचकारी के रूप में, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। इधर से पानी निकलेगा
पानी को जब हम भरते हैं तो इसे ऊपर की ओर खींचते हैं, ठीक है। ठीक, अब जब प्रेस करते हैं मतलब इसे दबाते हैं तो इधर की ओर, ठीक है, एक यहाँ पर बाल्ब टाइप का लगा होता है, ठीक है, जिसे खींचते हैं तो पानी भीतर की ओर जाता है और दबाते हैं तो पानी बाहर की ओर, इस प्रकार से होता है। तो ये जो गति होती है इधर की ओर इधर की ओर, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन होती है, ओके। और रोटेटरी मोशन आप जानते हैं इस प्रकार से होती है रोटेटरी मोशन, ठीक है। रोटरी मोशन में इसके विपरीत रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग, मतलब इसका अर्थ है क्रैंक जो करती है रेसिप्रोकेटिंग टू रोटेटरी, रोटेटरी टू रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलना पड़ता है, तो इसके लिए क्रैंक का उपयोग हम वहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो क्रैंक का यहाँ पर एक डायग्राम है, इसको आपको बनाना है परीक्षा में, ठीक है। ये जो डायग्राम है यही आपको बनाना है। देखो यहाँ पर जो ये यूज है, हमने 3 बेयरिंग वाली क्रैंक बनाई है। यहाँ पर हम 3 बेयरिंग लगा सकते हैं, ठीक है। पहला है मेन बेयरिंग, ओके, ये दूसरा बेयरिंग। यहाँ पर ये जो बेयरिंग है ये मेन बेयरिंग जर्नल्स बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो ये चीज़ है ये आपकी क्या है, क्रैंक पिन, ये क्रैंक वेव है, ठीक है। ये जो पूरा डायग्राम है ये क्रैंक का है, इस प्रकार की क्रैंक होती हैं और क्रैंक के भी टाइप हैं। अब जानेंगे कि यहाँ पर जो वर्किंग करता है क्रैंक कैसे करता है, जो क्रैंक की क्रिया है वर्किंग ऑफ क्रैंक, ये देखते हैं। आपके सामने एक डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर जो ये डायग्राम है इसकी क्रिया को समझाने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक सिलेंडर है, ठीक है। ये बाहर का जो पोर्शन होता है ये सिलेंडर है, इसके भीतर जो लगा है यहाँ पर पिस्टन है, ठीक है। जो आपने मोटरसाइकिल में देखा होगा वो आप इसी प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोटरसाइकिल में ही ये सभी चीज़ पूरा सिस्टम लगा होता है एवरी इंजन में, ठीक। तो यहाँ पर भी क्रैंक, ये क्रैंक शाफ्ट है, ठीक। ये क्रैंक हो गई आपकी, ये जो होती है हम इसे गजन पिन बोलते हैं, इन दोनों को जोड़ने वाली गजन पिन बोल सकते हैं या क्रैंक पिन बोल सकते हैं, ठीक। ये आपकी पिस्टन हो गया। अब ये जो यहाँ पर जो रेखा है इसे हम बोलेंगे TDC, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे BDC। आपको डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक। लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँ, जैसा कि क्रैंक एक यहाँ पर इस प्रकार से घूमेगी, ठीक। तो यहाँ पर ये जो पिस्टन है इधर की तरफ मूव करेगा, ठीक, इधर की तरफ मूव करेगा, तो ये जो क्रैंक शाफ्ट है ये सीधी हो जाएगी इस प्रकार से, ठीक। या जब इधर इधर की ओर होगी तो एक और ऐसा आएगा कि यहाँ पर इस प्रकार से होगी, मतलब TDC से BDC की तरफ जब चलेगा पिस्टन तो इधर की ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो मूव हो रहा है TDC से BDC की तरफ मूव हो रहा है, ओके। यहाँ पर लिखना कैसे है, सिलेंडर से पिस्टन पश्चाग्र गति करता है, एक पिस्टन पिन द्वारा क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा रहता है, ठीक है। जो सिलेंडर से पिस्टन होता है ये पश्चाग्र गति करता है, जैसे कि एक इधर की ओर जाएगा फिर इधर की ओर आएगा, तो इधर से इधर जो मोशन करेगा इसको हम क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकेटिंग मोशंस को बोलेंगे, ठीक है ना। ये सब चीज़ क्लियर। अब इसके बाद है पिन द्वारा क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा रहता है, यहाँ पर भी ये क्या है, यहाँ पर जुड़ा हुआ गजन पिन या क्रैंक पिन के द्वारा ये क्रैंकशाफ्ट जुड़ी होती है, ठीक। जिसका दूसरा सिरा क्रैंक पिन की सहायता से क्रैंक से जुड़ा रहता है, ये वाला सिरा, ठीक। और इसके बाद ये वाला सिरा है इसकी सहायता से जुड़ा होता है, ओके क्लियर। अब इसके बाद है जब पिस्टन TDC से ये कह रहा है जब पिस्टन TDC की तरफ, मतलब इधर की तरफ मूव करेगा, जैसा कि ये डायग्राम है इधर की तरफ मूव करता है, ठीक है, तो क्रैंकशाफ्ट सीधी अवस्था में होती है, ठीक है। जो क्रैंकशाफ्ट है ये सीधी अवस्था में हो जाएगी, ये इधर की तरफ आएगा तो सीधी अवस्था में हो जाएगी, ओके। अब इसके बाद देखो यहाँ हो जाती है, तो क्रैंकशाफ्ट सीधी अवस्था में हो जाती है। जैसे जैसे पिस्टन BDC की तरफ, मतलब इधर की तरफ बढ़ता है तो क्रैंक घूमने लगती है, मतलब ये जो क्रैंक है यहाँ पर वो क्या है, मूव करने लगती है। जो अभी पीछे क्रैंक का डायग्राम दिखाया था, इस प्रकार की क्रैंक होती है, वो क्या करने लगती है, मूव करने लगती है, ओके। तो क्रैंक घूमने लगती है। नोट, इसमें नोट करने वाली बात यह है कि इसके विपरीत क्रैंक की जो घुमाव गति को क्रैंक शाफ्ट द्वारा पश्चाकृति में बदला जा सकता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रेसिप्रोकेटिंग पंप या कंप्रेसर बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रैंक, क्रैंक के जो प्रकार हैं वो डिस्कस करेंगे। कौन कौन से प्रकार की क्रैंक है आपके सिलेबस में, वो दी हैं 3 प्रकार की क्रैंक। सभी क्रैंकों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहली क्रैंक है आपकी ओवरहंग, ठीक है, ओवरहंग क्रैंक। दूसरी है डिस्क, ठीक है, डिस्क क्रैंक बोल सकते हैं। तीसरा है सेंटर क्रैंक। तो क्रैंक ये होती है, ठीक है, ये डिस्क क्रैंक, ये ओवरहंग क्रैंक, ओके।
अब यहाँ पर हम बात करें ओवरहैंग क्रैंक क्या होती है, किस प्रकार का डायग्राम होता है। ये आपके सामने एक ओवरहैंग क्रैंक का डायग्राम है। ओके, तो इस क्रैंक का उपयोग कहाँ करते हैं, प्रयोग कहाँ करते हैं, साधारणतः वहाँ करते हैं जहाँ पर मीडियम साइज के इंजन हो या क्षैतिज इंजनों में किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की क्रैंक का उपयोग। इनमें क्या होता है, क्रैंक पिन जो होती है, ये वाली क्रैंक पिन इधर की ओर लटकी होती है, बाहर की ओर। तो इस प्रकार से हम, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ओवरहंग क्रैंक कहते हैं। ठीक है ना, ये जो है इधर की ओर लटकी हुई है, तो इसी प्रकार से हम इसको कहते हैं ओवरहंग क्रैंक। ठीक है, इनमें क्रैंक पिन कैंटिलीवर की भांति बाहर की ओर लटकी रहती है। कैंटिलीवर एक बीम होता है। ठीक है, वो क्या होता है, इधर की ओर मतलब ये इस तरीके से यहाँ पर बीम रिएक्शंस लगी होती हैं, वो बाहर की ओर लटका रहता है, तो कैंटिलीवर होता है। ठीक है ना, तो बाहर की तरफ लगी रहती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ओवरहंग क्रैंक कहते हैं। सामान्यतः क्रैंक भुजा पर क्रैंक पिन जो होती है, ये वाली, ठीक है, वो क्या होती है, इसको कैसे लगाया जाता है, रिविट करके लगाया जाता है, या प्रेस फिट या संकुचन फिट द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है ना, ये चीज़ भी मेन पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट है डिस्क क्रैंक। ये कैसी होती है, जो डिस्क क्रैंक होती है, ये ढलवा लोहे की बनी होती है तथा इसका प्रयोग साधारणतः उच्च गति वाले, मतलब उच्च जो हाई स्पीड वाले या आप कह सकते हो छोटे इंजन या मध्यम इंजनों पर प्रयोग किया जाता है। ठीक, डिस्क क्रैंक का प्रयोग क्रेनों, जैसे क्रेन होती हैं उनमें, तथा विंचों के लिए छोटे जो स्टीम इंजन होते हैं उन पर, वहाँ पर किया जाता है। स्टीम इंजन में डिस्क क्रैंक का प्रयोग किया जाता है। आपके सामने एक डायग्राम है। ठीक है, ये डिस्क क्रैंक का डायग्राम है। यहाँ पर आपका पार्ट, ठीक है, सभी बताए गए हैं। ये डिस्क क्रैंक का मोटा सा भाग होता है, ये वाला। ठीक, ये ये क्रैंक की शाफ्ट होती है, ये डिस्क होती है। ओके, ये क्रैंक पिन होती है। इस प्रकार से ये डायग्राम आपको बनाना है अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्रैंक के बारे में डिस्कस। नेक्स्ट क्रैंक है केंद्र क्रैंक। सेंटर क्रैंक क्या होती है, इस क्रैंक के जो होती है, इस क्रैंक में क्रैंक पिन की दोनों ओर एक एक क्रैंक भुजा होती है। ठीक है, एक भुजा ये, एक भुजा ये। ठीक है, क्रैंक पिन की दोनों ओर एक एक भुजा होती है, इसलिए इसे केंद्र क्रैंक कहते हैं। ठीक है, सेंटर क्रैंक कहते हैं। ठीक, यहीं से क्लियर डायग्राम से। ऐसी क्रैंकों का निर्माण किस लिए किया जाता है, इस ऐसी क्रैंक का निर्माण मल्टी सिलेंडर इंजनों पर किया जाता है, जिनमें दो या दो से अधिक सिलेंडर द्वारा हमें पावर एक ही शाफ्ट पर पहुंचाती हूँ। ठीक है ना, तो वहाँ पर हम सेंटर क्रैंक का यूज करेंगे। ठीक, अगला है उत्केंद्रक। ठीक है, ये जो होता है एसेंट्रिक्स बोलते हैं इसे, एसेंट्रिक। तो आपके सामने ये एसेंट्रिक्स का आपके सामने एसेंट्रिक्स का क्या है, डायग्राम है। ठीक है, इस प्रकार का ये डायग्राम होता है। इसे अच्छे से समझाऊंगा, कहाँ पर यूज होता है, क्या होती है, क्या इसका वर्क होता है, किस लिए हम यूज करते हैं। तो क्रैंक द्वारा जो हमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन को हमें रोटरी मोशन में चेंज करना हो, या हमें रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चेंज करना हो, तो वहाँ पर हम एसेंट्रिक्स का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब उत्केंद्रक का प्रयोग कर सकते हैं। जबकि उत्केंद्रक द्वारा शाफ्ट की घूर्ण गति को मशीन अंक की पश्चात गति में बदला जा सकता है। इसके द्वारा बड़े शाफ्ट की घुमाव गति को भी छोटे पश्चात गति, मतलब छोटी सी जो रेसिप्रोकेटिंग गति में भी बदला जा सकता है। इसका प्रयोग साधारणतः वाल्व, छोटे पंच जो प्लंजर होते हैं उनमें, एवं छोटी झल्लियों में, जो झल्लियाँ होती हैं उनमें किया जाता है। इसका सामान्यतः उपयोग भाप इंजन, मतलब स्टीम इंजन में शाफ्ट की घुमाव गति द्वारा ठीक है, वहाँ पर किया जाता है चलाने में। उसको क्या करते हैं, जो वाल्व लगे होते हैं इंजनों में, उसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलने के लिए किया जाता है। ठीक, एक उत्केंद्रक के जो मुख्य भाग हैं वो डायग्राम में आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रैप बोल्ट है, ये एसेंट्रिक रॉड है, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्केंद्रक दंड। ये क्या है, सीव है। ठीक है, यहाँ पर एक ये छिद्र है सीव का। ठीक, ये स्ट्रैप है, ये स्ट्रैप बोल्ट नीचे, ये यहाँ पर ये जो है बीच का पॉइंट, इसे हम बोल सकते हैं की। ठीक, और ये स्ट्रैप हो गई आपकी। ओके, इस प्रकार से होती है। अब लिखना कैसे है एग्जाम में, ठीक है, वो चीज़ मैं आपको क्लियर कराता हूँ। ये उत्केंद्रक के मुख्य भाग चित्र में दर्शाए गए हैं। जैसा कि पहला आपके सामने है सीव, दूसरा स्ट्रैप, और तीसरा है उत्केंद्रक दंड। ठीक है, इसमें क्या होता है, सीव पर इसके केंद्र से हटकर शाफ्ट के लिए एक यहाँ पर छिद्र बना होता है। ठीक है ना, बना होता है, जैसा कि देखते हैं डायग्राम में। तो यहाँ पर ये क्या है, आपकी सीव है।
सीव से केंद्र से हटकर एक शाफ्ट के लिए, ये आप कह सकते हैं ये शाफ्ट के लिए एक छिद्र बना होता है, ठीक है। सीव को कुंजी द्वारा, जैसा मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर समझाऊंगा, आपको ऐसा ही लिख लेना है, ठीक है ना, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहीं से आपको डायग्राम के द्वारा थ्रू समझाता हूँ। शाफ्ट पर सीव को कुंजी द्वारा लगाया जाता है। जो शाफ्ट होती है, ये शाफ्ट पर सीव को, मतलब इसको, जो सीव एक अंग होता है उसको कुंजी द्वारा, मतलब की द्वारा, ये आप कह सकते हैं ये वाली जो की है इसके द्वारा, डायग्राम में ये 3D डायग्राम नहीं है, 2D डायग्राम है, ठीक है, इसके द्वारा लगाया जाता है। जो सीव होती है शाफ्ट पर की के द्वारा लगाया जाता है। समझ में आ गया? क्लियर। अब यहाँ पर है, सीव को घेरे हुए 2 स्ट्रैप होते हैं। जो सीव होती है इसको घेरे हुए क्या होते हैं, एक स्ट्रैप ये, एक स्ट्रैप ये होते हैं, ठीक है। स्ट्रैप के दोनों भागों के स्ट्रैप बोल्टों द्वारा बंधा होता है। एक ऊपर वाला भाग कह सकते हैं, ये वाला भाग, ठीक है, एक ये वाला, एक ये बंधा होता है, एक ये बंधा होता है, ठीक है ना। ठीक, क्लियर। एक स्ट्रैप बोल्टों द्वारा एक उत्केंद्रक दंड लगा रहता है, ठीक है। ये जो उत्केंद्रक दंड है, ये स्ट्रैप बोल्ट है, ये भी, ये आपका एसेंट्रिक रॉड है, ठीक है, ये भी स्ट्रैप बोल्ट द्वारा लगा होता है। अब सीव की परिधि पर या तो एक खांचा, जो सीव की एक परिधि होती है, इसकी एक परिधि पर एक खांचा या उभार कह सकते हो आप, एक उभार बना होता है, जो कि स्ट्रैप के बीच स्वतंत्र पूर्वक घूम सकती है। जो स्ट्रैपों के बीच, ये स्ट्रैप होते हैं, इनके बीच में वो ये स्वतंत्र रूप से, मतलब फ्री घूमती रहती हैं, ठीक है। अतः शाफ्ट के साथ सीव घूमती है तो उत्केंद्रक दंड, जो जब ये शाफ्ट के साथ सीव घूमती है, जैसे कि ये शाफ्ट है तो सीव भी घूमेगी, तो जब सीव घूमेगी तो यहाँ पर ये जो उत्केंद्रक दंड लगा होगा ये भी घूमने लगेगा। ये क्या करेगा, उत्केंद्रक दंड पश्चाग्रगति, मतलब रेसिप्रोकेटिंग मोशन करने लगेगा। तो इस दंड से क्या कर सकते हैं हम, पश्चाग्रगति करने वाला मशीन का अंग जोड़ भी सकते हैं। ये इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है। सो गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करना है हर जगह, जितने भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, ठीक है, वहाँ तक हमारी ये वीडियो पहुँचानी है। अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो जो BMW है, मैं बात करूँ BMCE और या BMEE की, ठीक है, BMEE की, तो ये जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है ये भी, ठीक है, और ये, ठीक है, यहाँ पर आपका सिविल पार्ट भी क्लियर कराया जाएगा। ये आपको दिख रहा है यहाँ जो सिविल के है, जहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये सिविल वाला पार्ट क्लियर कराया जाएगा और इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट भी आपका क्लियर कराया जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बताऊँ, जो बेसिक मैकेनिकल में आपके 3 चैप्टर बचे हैं, ठीक है, वो भी आपके नेक्स्ट वीडियो में 1 बाई 1 वीडियो द्वारा आपके सब चैप्टर क्लियर करा दिए जाएंगे एंड ईजी लैंग्वेज में, ठीक है। ये बुक की लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो आपको हमारी वीडियो हर एक पॉलिटेक्निक के जितने भी स्टूडेंट हैं वहाँ तक हमारी वीडियो पहुँचानी है, ठीक है।